प्यारे छात्रों, अब बीए फाइनल के ऑनर्स पाठ्यक्रम अंतर्गत काव्य हेतु हमारा दूसरा आज का टॉपिक है। और इस टॉपिक में हम देखेंगे कि काव्य हेतु किसे कहते हैं और काव्य हेतु के कितने प्रकार हैं और उन प्रकारों का महत्व क्या है। सर्वप्रथम काव्य हेतु में शब्द हेतु का शाब्दिक अर्थ क्या है यह बताने की कोशिश करते हैं। हेतु का शाब्दिक अर्थ होता है कारण। कारण कारण का वास्तविक परिभाषा हम किस रूप में दें? यदि कोई कार्य होता है तो उसका कुछ न कुछ कारण भी होता है, परंतु यहाँ पर कार्य के संबंध में बनने वाले कारण नहीं है। कारण का यहाँ पर है सीधा सा साधन। जैसे हमको यदि जाना है, मान लीजिए दरभंगा से पटना, तो हमको जाने के लिए कुछ साधन की ज़रूरत होगी, चाहे वो साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, बाइक हो, बस हो, कार हो इत्यादि। तो ये जो साइकिल, मोटरसाइकिल, बाइक, बस इत्यादि ये हमारा साधन हुआ, जिनके द्वारा हम अपने सफ़र को तय करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हेतु का सीधा सा मतलब है साधन अथवा वह कारण जिसके द्वारा हम कार्य को संपन्न करेंगे। जैसे हमारा यहाँ पर कार्य है कि काव्य हेतु मतलब काव्य को बनने का या बनाने का कारण। काव्य बने तो बने कैसे? अगर कोई कवि कविता करना चाहता भी है, अगर कोई कवि काव्य लिखना चाहता है, तो लिखने के लिए उन्हें किन साधनों की ज़रूरत महसूस होगी, उसे हम काव्य हेतु कहते हैं। कई व्यक्ति इस संदर्भ में यह संदेह व्यक्त करते हैं कि अगर कविता लिखने के लिए साधन की ज़रूरत होगी तो सर्वप्रथम हमें कागज़ और पेन की ज़रूरत होगी, जबकि पेन और कागज़ दोनों को काव्य हेतु नहीं माना गया है। तो यहाँ पर संदेह व्यक्त करने की ज़रूरत नहीं है। हेतु का सीधा सा अर्थ है साधन। साधन से हेतु का सा अर्थ है साधन, और हेतु का सीधा अर्थ है साधन, और काव्य हेतु का अर्थ हुआ काव्य की उत्पत्ति का साधन अथवा काव्य के उत्पत्ति का कारण। किसी व्यक्ति में काव्य रचना की सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाले कारण काव्य हेतु कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि काव्य कार्य है और हेतु कारण है। बाबू गुलाब राय ने काव्य हेतु पर विचार व्यक्त करते हुए लिखा था, हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतुओं पर पर्याप्त विचार किया गया है और काव्य हेतु 3 माने गए हैं। पहला प्रतिभा, दूसरा व्युत्पत्ति और तीसरा अभ्यास। दूसरा व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति को भी और प्रतिभा को भी आगे विशिष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इनमें से प्रतिभा सर्वप्रमुख काव्य हेतु है, जिसे काव्यत्व का बीज माना गया है। प्रतिभा के अभाव में कोई व्यक्ति काव्य रचना नहीं कर सकता। संस्कृत काव्य शास्त्र में आचार्यों ने काव्य हेतु पर पर्याप्त विचार विमर्श किया। यहाँ हम संस्कृत आचार्यों के काव्य हेतु से संबंधित मतों का क्रमानुसार अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। कोशिश रहेगी कि स्नातक स्तर के आधार पर 2-4 प्रमुख कवियों के काव्य परिभाषा को हम अपने दायरे में ले लें। जैसा कि पूर्व में जब हमने काव्य की परिभाषा दिखा तो वो आचार्य भामा ने जो परिभाषा व्यक्त किया कि
शब्दार्थव सहितो काव्यम, 6वीं शताब्दी के विद्वान थे, काव्य अलंकार पुस्तक में उन्होंने परिभाषा व्यक्त किया। तो ठीक उसी प्रकार काव्य हेतु के संबंध में भी उन्होंने अपनी बातें रखी और उन्होंने कहा, शास्त्रार्थ शब्द शास्त्र को जानने वालों की सेवा और उपासना करके, शब्द का तथा शब्दार्थ का ज्ञान करके तथा अन्य कवियों की कृतित्व का अध्ययन करके ही काव्य रचना में प्रवृत्त होना चाहिए। निश्चय ही भामा प्रतिभा को काव्य का प्रधान हेतु स्वीकार करते हैं और वे शब्द शास्त्र के ज्ञान अन्य कवियों के अनुसरण पर भी बल देते हैं। दूसरा विद्वान आचार्य दंडी है, जिन्होंने अपने ग्रंथ काव्य आदर्श में प्रतिभा, आनंद, अभियोग, इसी को अभ्यास भी कहा गया है, और लोक व्यवहार एवं शास्त्र ज्ञान को काव्य हेतु के रूप में मान्यता दी। और उन्होंने संस्कृत का एक श्लोक, जिसे मैं हूबहू पढ़ के सुना रहा हूँ, इसे आप लोग भी याद कर लीजिए। श्लोक है, नैसर्गिकी च प्रतिभा, नैसर्गिकी च प्रतिभा, श्रुतं च बहुनिर्मलम्, आनंदश्च अभियोगो, अस्याह कारणम काव्य संपदा। मैं सरसरी तौर पर पुनः पढ़ रहा हूँ। नैसर्गिकी च प्रतिभा, श्रुतं च बहुनिर्मलम्, आनंदश्च अभियोगो, अस्या कारणम काव्य संपदा। अर्थात नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और चढ़ा बढ़ा अभ्यास काव्य संपत्ति में कारण होते हैं, अर्थात कविता करने के साधन होते हैं। नैसर्गिक प्रतिभा से उनका तात्पर्य जन्मजात प्रतिभा से है, जो ईश्वर प्रदत्त होती है। इस प्रतिभा को अर्जित भी नहीं किया जा सकता। प्रतिभा के अभाव में निम्न कोटि की काव्य रचना निरंतर अभ्यास एवं शास्त्र ज्ञान से ही संभव हो सकती है। इसी प्रकार आचार्य वामन ने, आचार्य रुद्रट ने, आचार्य मम्मट ने भी अपने ग्रंथ में काव्य को परिभाषित करने की कोशिश की। केशव मिश्र इस संबंध में भी अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहा कि प्रतिभा कारणम तस्य व्युत्पत्ति विभूषणम, अर्थात प्रतिभा काव्य का कारण है और व्युत्पत्ति उसे विभूषित करती है। एक विद्वान है हेमचंद्र, और इनके ग्रंथ का नाम है शब्दानुशासन। कई बार पूछा जाता है शब्दानुशासन के लेखक कौन है, तो हेमचंद्र जी हैं। आशय हेतु प्रतिभा नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा, अर्थात प्रतिभा काव्य का हेतु है और नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा को प्रतिभा कहते हैं। कई बार पूछा जाता है नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा किसे कहते हैं, तो नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा स्वतः प्रतिभा कहलाती है और इसके बिना कविता की रचना संभव नहीं है। इसी प्रकार एक विद्वान है राजशेखर। राजशेखर ने प्रतिभा के दो प्रकार स्वीकार करते हैं, एक कार्यित्री, दूसरा भावयित्री। कार्यित्री प्रतिभा जन्मजात होती है और इसका संबंध कवि से है। भावयित्री प्रतिभा का संबंध सहृदय अथवा पाठक या आलोचक से है। फिर पंडित राज जगन्नाथ ने भी और अन्य विद्वानों ने भी इस प्रकार काव्य हेतु के संबंध में विचार व्यक्त किया। येन केन प्रकारेण सभी विद्वानों ने काव्य हेतु तीन माने और काव्य के हेतु के तीनों प्रकारों के बारे में ही अपना विचार व्यक्त करते रहें। तो आइए काव्य हेतुओं के तीनों स्वरूप पर सामान्य विचार व्यक्त करते हैं। पहला, प्रतिभा। प्रतिभा वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति को काव्य रचना में समर्थ बनाती है। राजशेखर ने प्रतिभा को स्पष्ट करते हुए कहा था, सा शक्ति केवल काव्य हेतु, अर्थात प्रतिभा उस प्रज्ञा का नाम है जो नित नवीन रसानुकूल विचार उत्पन्न करती है। प्रज्ञा नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता। प्रज्ञा क्या है, प्रतिभा क्या है, ये नवोन्मेषशालिनी है, नया नया कुछ रचना, अन्वेषण करने की कला है, अन्वेषण करने की शक्ति है। अर्थात प्रतिभा प्रज्ञा का वह रूप है जिसमें अपूर्व सृष्टि करने की क्षमता होती है। इसी के बल पर काव्य सर्जना में समर्थ होता है।
कोई भी कवि इसी के बल पर काव्य रचना में समर्थ होते हैं। और प्रतिभा के बारे में आचार्यों ने जो स्वरूप स्पष्ट किया, हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रतिभा काव्य का मूल हेतु है। यह ईश्वर प्रदत्त शक्ति है। प्रतिभा नौन में शालिनी प्रज्ञा है और प्रतिभा के बल पर ही कवि अपूर्व शब्दों, अपूर्व भावों, अलंकारों, उक्ति वैचित्र आदि का विधान करता है। राजशेखर के अनुसार प्रतिभा दो प्रकार की होती है, कार्यित्री प्रतिभा और भावयित्री प्रतिभा। एक डॉक्टर नागेंद्र ने इस संबंध में कहा था कि प्रतिभा को असाधारण कोटि की मेधा प्रतिभा को असाधारण कोटि की मेधा कहते हुए डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि प्रतिभा को नीरस और साधारण वातावरण अच्छे नहीं लगते, वह असाधारणता में खुलकर खेलती है। तो इस प्रकार प्रतिभा का यह मूल उत्कर्ष है, मूल निष्कर्ष है। द्वितीय आता है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति शब्द का शाब्दिक अर्थ है निपुणता, दक्षता, पांडित्य प्रदर्शन, विद्वता और अपने आप में समर्थता। ज्ञान की उपलब्धि को भी हम व्युत्पत्ति कहते हैं। यह ज्ञान उपलब्धि शास्त्रों के अध्ययन और लोक व्यवहार के अध्ययन से ही प्राप्त होती है। विद्वानों का मत है कि साहित्य के गहन चिंतन मनन से कवि की उक्ति में सौंदर्य का समावेश होता है और उसकी रचना भी सुव्यवस्थित होती है। व्युत्पत्ति दो प्रकार की होती है, एक शास्त्रीय और एक लौकिक। काव्य हेतु में व्युत्पत्ति को दूसरा स्थान दर्जा दिया गया है। व्युत्पत्ति के बल पर कोई व्यक्ति यह निर्णय कर पाता है कि किस स्थान पर किस शब्द का प्रयोग उचित होगा। सच तो यह है कि प्रतिभा और व्युत्पत्ति समेत रूप में ही काव्य रचना के हेतु हैं। जैसे लावण्य के बिना रूप फीका होता है, वैसे ही रूप के बिना लावण्य भी आकर्षक नहीं रखता। कवि की अभिव्यक्ति दोष रहित, मार्मिक एवं प्रभावकारी तभी होती है जब वह लोक एवं शास्त्र की व्युत्पत्ति से युक्त होता है। लोक और शास्त्र का अध्ययन कवि को त्रुटियों से बचाता है। वर्ण विषय का ज्ञान, ऋतु ज्ञान, देश ज्ञान, भौगोलिक जानकारी आदि से कविता में त्रुटि आने की संभावना नहीं रहती, अन्यथा मूर्ख कवि रेगिस्तान में धान की खेती का वर्णन कर देगा। इस प्रकार व्युत्पत्ति का साधारण अर्थ हुआ दक्षता, निपुणता। और तीसरा आता है अभ्यास। यह काव्य निर्माण का तीसरा हेतु है। भामा ने लिखा था कि शब्दार्थ के स्वरूप का ज्ञान करके सतत अभ्यास द्वारा उसकी उपासना करनी चाहिए। साथ ही अन्य कवियों के कृतित्व का अध्ययन भी करना चाहिए। अर्थात बिना अभ्यास के हम किसी भी कार्य में कुशल, निपुण, दक्ष नहीं हो सकते। अभ्यास परमा आवश्यक है। करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर होत निशान। यह कविता हिंदी जगत की जानी मानी कविता है। इस दोहे में व्यक्ति को सतत प्रयास करने की प्रेरणा दी गई है और कवि कर्म भी ऐसे ही प्रयासशील और प्रयत्न जनित कर्म है। बिना प्रयत्न के कोई कवि उत्कृष्ट कवि नहीं बन सकता, उत्कृष्ट कविता नहीं कर सकता। इस प्रकार प्रतिभा को चेतना मानकर अनुभूति, चिंतन, विचार, संकल्प, कल्पना आदि क्रियाएं संपादित करके पर्याप्त अभ्यास के द्वारा ही कविता का निर्माण किया जा सकता है। अतः कविता के तीन हेतु हैं, पहला प्रतिभा, दूसरा व्युत्पत्ति, तीसरा अभ्यास। और इनका महत्व भी उत्कृष्ट कवि बनने, उत्कृष्ट कविता करने, लोक व्यवहार के ज्ञान, भौगोलिक जानकारियाँ और अन्य सामाजिक, साहित्यिक, धार्मिक, आर्थिक परिस्थितियों को जानने, बूझने, समझने और नवीन निष्कर्ष निकालने में सहायक होते हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, काव्य हेतु की परिभाषा, काव्य हेतु के प्रकार, काव्य हेतु के प्रकार के बारे में विभिन्न विद्वानों का मत और हिंदी साहित्य में इनके महत्व के विषय में प्रश्न पूछा जा सकता है। आप इस वीडियो और ऑडियो को अच्छी तरह से अध्ययन करें। क्योंकि वीडियो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको पुस्तक खुद देखनी है, पुस्तक देखें और ऑडियो लेक्चर को सुने। आपको हर शब्दों का वास्तविक अर्थ भी
स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। धन्यवाद।